हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। ये है आपके क्लास 9th का बिहाई बुक का लेसन फॉर ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बॉर्न ऑन 14th मार्च 1879। उनका जन्म हुआ था कब? 14th मार्च 1879 को। एक जर्मन सिटी है अल्म में, वहाँ पे। और बचपन में ऐसा कभी फील नहीं हुआ था कि वो इतने बड़े साइंटिस्ट बनेंगे विदाउट एनी इंडिकेशन। और उसके उल्टा क्या होता था, उनकी मॉम को लगता था, एल्बर्ट आइंस्टाइन के मॉम को लगता था कि एल्बर्ट जो हैं कोई फ्रीक हैं। फ्रीक वैसे इंसान को बोला जाता है, वैसे लोगों को बोला जाता है जो नॉर्मल इंसान या दूसरे इंसानों के जैसा बिहेव नहीं करता है या दूसरों से बिल्कुल अलग बिहेव करता है। तो उनकी मॉम को लगता था वो फ्रीक हैं। और ऐसा भी लगता था उनकी मॉम को कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो सर है बचपन में बड़ा था साइज। एट द एज ऑफ 2.5, जब वो 2.5 साल के थे, आइंस्टाइन ठीक से बोल तक नहीं पाते थे। उन्होंने जब बोलना सीखा तो वो जो भी बातें बोलते थे, जो भी बोलते थे, उसको रिपीट करते थे, 2 बार बोलते थे। और आइंस्टाइन को ये तक नहीं पता था कि बच्चों के साथ क्या करना है, बच्चों के साथ कैसे बात करना है या खेलना है, दूसरे बच्चों के साथ करना क्या है। और वो जिन बच्चों के साथ खेलते थे या खेलना चाहते थे, वो उनको क्या बोलते थे? ब्रदर बोरिंग। ऐसा बच्चा जो बोरिंग है, जो इंटरेस्टिंग नहीं है, जो खेल नहीं सकता है, जो ठीक से गेम को अच्छे से आगे से किसी से बात नहीं कर सकता। तो सारे बच्चे उस एल्बर्ट आइंस्टाइन को बचपन में क्या बोलते थे? ब्रदर बोरिंग। तो क्या था, वो 2.5 साल के थे, छोटे थे। तो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, वो खुद में ही अकेले खेलते थे। Much of the time he especially loved mechanical toys. Looking at his newborn sister Maya, he is said to have said, "Fine, but where are her wheels?" उनको बचपन में अकेले ही खेलना पड़ता था क्योंकि उनको चीज़ें समझने में वक्त लगता था। और उन्हें मैकेनिकल टॉयज़ बहुत पसंद थे। और जब उनकी बहन पैदा हुई, जिनका नाम माया है, MAJA, प्रोनाउंसिएशन माया होगा, तो उन्होंने देखा कि उस बच्ची के, उनकी सिस्टर जो है, न्यूबॉर्न बेबी है, उनका पैर तो उनको क्योंकि वो खेलते थे मैकेनिकल टॉयज़ में के साथ, तो और टॉयज़ में था व्हील लगा हुआ, तो उनको लगा ये जो बेबी है ये भी टॉय है। तो उन्होंने पूछा कि इसका व्हील कहाँ है। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession would not matter because he'll never make a success at anything. एक बार की बात है, आइंस्टाइन के जो हेडमास्टर थे, प्रिंसिपल थे, उन्होंने उनके फादर को बोला कि आपका बेटा किसी भी प्रोफेशन में काम करे, वो कभी भी उस प्रोफेशन में पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। और उसके बाद क्या हुआ? आइंस्टाइन began learning to play the violin at the age of 6। 6 साल की उम्र में उन्होंने वायलिन सीखना शुरू किया क्योंकि उनकी मॉम चाहती थी। बट बाद में वो, एक कहते हैं ना, नौसिखिया बन चुके थे। गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट नौसिखिया बन चुके थे। और ये सिर्फ प्रोफेशनल तो नहीं बन पाए, लेकिन खुद को इंटरटेन करने के लिए खाली टाइम में वह वायलिन ज़रूर बजाते थे। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। खाली टाइम में वह अपने आप को इन्जॉयमेंट देने के लिए, इंटरटेन करने के लिए वह वायलिन बजाते थे। But Albert Einstein was not a bad pupil. Pupil means student, so he was a good student. He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old. और जब वो 15 मंथ के थे तो उनकी फैमिली का म्यूनिक चले गए थे, जहाँ पे उन्होंने हाई स्कूल कंटिन्यू किया। एंड ही स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और उन्होंने सारे सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स लाया। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन एंड ऑफ्टन क्लैश्ड विथ हिज टीचर। और स्कूल का जो डिसिप्लिन था, जो वहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल था, रेजिमेंटेशन, वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। और कभी कभी उनका अपने टीचर के साथ बहस हो जाता था। At the age of 15, Einstein felt so stifled there that he left the school for good. और 15 साल की उम्र में उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें स्कूल छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो उनको वहाँ पर घुटन होती थी। द प्रीवियस ईयर, 1 साल पहले, उसके पिछले साल, एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान। उनकी फैमिली जो थी मिलान चले गए थे। मिलान जो है इटली में है। एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स। और आइंस्टाइन को कहाँ छोड़ दिया था?
उनके रिश्तेदारों के घर पर। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, स्कूल छोड़ने के बाद घर में बहुत लंबा डिस्कशन चला और उसके बाद आइंस्टाइन ने अपना विश बताया कि वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने चाहते हैं। कहाँ पे? जर्मन स्पीकिंग में, स्विट्ज़रलैंड में, एक ऐसा सिटी जो कि ज़्यादा लिबरल है दैन म्यूनिक। लिबरल का मतलब वो होता है जो लोग समझने को राजी हो जाए, जो आसानी से बातों को समझे, ना कि बातों को इग्नोर करे, जैसे कि म्यूनिक में उनके साथ हो रहा था, जिसके कारण वो टीचर्स के साथ बहस कर लेते थे। आइंस्टाइन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। वो जो तो गिफ्टेड थे, उनका मैथमेटिक्स, मैथ जो था बहुत अच्छा था और उनको फिजिक्स में भी इंटरेस्ट था। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ख़त्म करने के बाद ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक। और जब उन्होंने स्कूल ख़त्म कर लिया तो उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखने का क्या सोचा, वो चाहते हैं कहाँ चले जाएं, यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी में, कहाँ पे? ज्यूरिक में। बट साइंस वाज नॉट ओनली थिंग दैट अपीयर टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मस्टैश। और सिर्फ साइंस ही नहीं था जो उनको इंटरेस्ट देता था, जिनमें एल्बर्ट को इंटरेस्ट था। एक ऐसा डैशिंग यंग मैन जिसके चेहरे पे क्या था? वॉलरस मस्टैश। वॉलरस मस्टैश एक टाइप का मूछ होता है, डिज़ाइन कह सकते हो आप, और उनके चेहरे पे रहता था, जो उनके लाइफ टाइम के फेस पे था, वॉलरस मस्टैश डिज़ाइन। और एल्बर्ट का जो इंटरेस्ट था वो सिर्फ साइंस में नहीं था, और भी किसी चीज़ में था। चलिए जानते किस में था। He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Marik, whom he found to be a clever creature. क्या हुआ? फिजिक्स और मैथ से भी हटकर आइंस्टाइन को किसी एक इंसान में स्पेशल इंटरेस्ट जगा, जो कि कौन थी? उनकी फेलो स्टूडेंट थी, उनके साथ पढ़ती थी, जिनका नाम था मिलेवा मारिक। और उनके लिए वो बहुत ही क्लेवर थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। और ये जो यंग सर्ब थी, सर्बिया एक जगह है स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ से वो बिलोंग करती हैं। और द यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप में यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक कुछ गिने चुने यूनिवर्सिटीज़ में था जो कि लेडीज़ लोगों को, वुमेन्स को डिग्री प्रोवाइड करता था, डिग्री देता था पढ़ाई के लिए। आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एले अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस। यहाँ पे क्या, एले का मतलब हो गया वैसे लोग, दोस्त कह सकते हो, दोस्त। और आइंस्टाइन को मिलेवा में एक दोस्त दिखा, क्योंकि वो लोग अगेंस्ट थे किसके? फिलिस्टाइंस। फिलिस्टाइंस उन लोगों को बोला जाता है जो कि आर्ट, क्रिएटिविटी एंड लिटरेचर के अगेंस्ट होते हैं। और मिलेवा या आइंस्टाइन के फैमिली में जो भी लोग थे या उनके यूनिवर्सिटी में जो भी लोग थे वो फिलिस्टाइंस थे, मतलब आर्ट एंड लिटरेचर के अगेंस्ट थे। और ऐसे में उन दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया बुरे वक्त में। एंड द कपल फेल इन लव, और वो दोनों एक दूसरे के प्यार में, उन दोनों के एक दूसरे के बीच में प्यार हो गया। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन 2 वर्ड्स, और वो एक दूसरे को लेटर्स देते थे, लव लेटर्स देते थे, जिनमें वो लोग अपने प्यार से वर्ड्स को लिखते थे, मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस। और जो भी होता था उनके लेटर्स में, उनमें साइंस की बातें होती थी। रूट आइंस्टाइन, और किसी एक लेटर में आइंस्टाइन ने लिखा है कि मैं उस दिन कितना हैप्पी और गर्व फील करूँगा जब हम दोनों का जो एक थ्योरी है, कौन सा? वर्क ऑन रिलेटिविटी, जो हम लोग काम कर रहे हैं रिलेटिविटी पे, जब उनको जो है कंक्लूजन आएगा और जब उसकी थ्योरी रिलीज़ की जाएगी, तब कितना मुझे प्राउड फील होगा। और वो थ्योरी जो हम लोग अभी पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसकी बात हो रही है। इन ईयर 1900 क्या हुआ? 1900 में एट द एज ऑफ 21, 21 साल की उम्र में आइंस्टाइन जो थे वो कॉलेज से ग्रेजुएट हो गए, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गए, और उस टाइम तक उनको कोई काम नहीं मिला। ही वॉज अनएम्प्लॉयड। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, गेव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब इन 1902। 2 साल तक उन्होंने क्या किया? एज अ टीचिंग असिस्टेंट काम किया, प्राइवेट लेसन्स देते थे। और 2 साल बाद क्या हुआ? जब वो ग्रेजुएट हो गए, 2 साल बाद उन्हें एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में पेटेंट ऑफिस में काम मिला, बर्न में। और पेटेंट ऑफिस का मतलब होता है जहाँ पे कोई एक नया इन्वेंशन होता है तो उसको
उनके नाम पे पेटेंट लिया जाता है। इन्वेंशन को इन्वेंटर को एक पेटेंट मिलता है तो उसी ऑफिस में मिलता है, तो उन्हें का वहाँ पे एक एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट क्या हुआ, वहाँ पे जॉब मिल गया। वाइल ही वॉज सपोज टू बी असिस्टिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन, और उनको क्या काम किया दिया गया था कि वो असिस्ट करें लोगों को कि उनके इन्वेंशंस के लिए, राइट। आइंस्टाइन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट। क्या हुआ, आइंस्टाइन जो थे काम करने के बीच पे भी अपने आइडिया को भी डेवलप कर रहे थे, वो कुछ डेवलप कर रहे थे सीक्रेटली। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर अ वर्क द वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। और मजाक के तौर पर वो क्या बोलते थे अपने डेस्क को कि ये मेरा ब्यूरो है, मेरा ऑफिस था, किस चीज़ का, थियोरेटिकल फिजिक्स का। क्योंकि वो अपने ही ऑफिस में उस टेबल पे, उस ड्रॉअर पे बैठ के, डेस्क पे बैठकर उन्होंने क्या किया था, अपने आइडियाज़, अपने सीक्रेट को जो था, अपना जो थ्योरी था उसको लिखा था। One of the famous paper of 1905 was Einstein's special theory of relativity। 1905 में क्या हुआ, उन्होंने फेमस पेपर रिलीज़ किया, उनका जो फेमस थ्योरी था उन्होंने रिलीज़ किया, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। और उसके मुताबिक क्या था, टाइम और डिस्टेंस क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है। और उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाया, टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक will not continue to show the same time if they come together again after a journey, if one of them has been moving very fast relative to the other। कहने का मतलब है, उन्होंने एक थ्योरी दिया, उन्होंने एक एग्जांपल दिया, अगर दो परफेक्टली चलता हुआ घड़ी को एक टाइम पे चलाया जाए तो इतना श्योर है, इतना कंफर्म थे वो कि क्या होगा, एक घड़ी जो है दूसरे के मुताबिक थोड़ा फास्ट चलेगा। और इसके बाद क्या हुआ, फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। और इसके बाद क्या हुआ, दुनिया का सबसे फेमस फार्मूला किस चीज़ का था, रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी का क्या हुआ, दुनिया का सबसे फेमस फार्मूला वो उन्होंने दिया, जो कि था E=mc²। और यहाँ पे एक ब्रैकेट में उन्होंने एक जोक लिखा है इसको समझाने के लिए, When you sit with a nice girl for 2 hours, जब आप किसी एक अच्छी लड़की के साथ 2 घंटे बैठते हो तो किसी टाइम में 2 मिनट के लिए ही लगता है, और अगर आप किसी स्टोव पे, किसी जलते तवे पे बैठ जाओगे तो आपके लिए 2 मिनट जो है 2 घंटे के लिए हो जाएगा। दैट्स रिलेटिविटी। और उन्होंने ये जोक के तौर पे समझाया, लेकिन यही था उनका फार्मूला E=mc², जो उन्होंने दिया था, जो कि वर्ल्ड फेमस फॉर्मूला है। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling। जब आइंस्टाइन क्या कर रहे थे, मोस्ट डिफ़िकल्ट जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम थे फिजिक्स के, उनके सवाल, उनके सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे, उनकी पर्सनल लाइफ जो थी वह बिखरते जा रही थी। और एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मेलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़। और एल्बर्ट क्या चाहते थे कि वो मेलेवा से जैसे उनकी पढ़ाई ख़त्म हो शादी करना चाहते थे, बट उनकी मदर क्या थी, वो अगेंस्ट थी इस शादी के। सी थॉट मेलेवा, उन्होंने कहा कि मेलेवा जो कि एल्बर्ट से 3 साल उम्र में बड़ी हैं, वो उनके लिए ज़्यादा उम्र की हैं और उनके लिए ज़्यादा उम्र दराज हैं। और उन्होंने बोला कि उनको जो था, एल्बर्ट की मॉम को मेलेवा का जो इंटेलिजेंस था वो भी परेशान करता था। और वो बोलती थी एल्बर्ट आइंस्टाइन को कि वो तुम्हारे लिए एक किताब है, सी इज़ अ बुक लाइक यू, वो तुम्हारे जैसे ही एक किताब है। हिज मदर सेड आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, और आइंस्टाइन ने क्या किया, शादी कैंसिल कर दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 सन्स। और इस कपल ने क्या किया, जनवरी 1903 में शादी किया एंड उनके 2 बेटे हुए। और कुछ टाइम तक शादी ठीक चला और उसके बाद मैरिज जो था वो टूटने लगा। मेलेवा क्या थी, वो अपना इंटेलेक्चुअल एम्बिशन जो थी, उनका दिमाग जो था कंट्रोल से बाहर हो रहा था, वो खुश नहीं थी, क्योंकि वो भी आइंस्टाइन के जैसे ही इंटेलिजेंट थी और उनका भी कुछ सपने थे।
और एज अ हाउसवाइफ वो खुश नहीं थी। और कुछ ईयर्स के कांस्टेंट फाइटिंग के बाद क्या हुआ, 16 ईयर की कांस्टेंट फाइटिंग के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिवोर्स ले लिया। और आइंस्टाइन ने क्या किया, आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर। उन्होंने अपने कज़न से ही, आइंस्टाइन ने अपने कज़न से ही उसी साल 1919 में क्या किया, शादी कर ली। Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame. एल्सा से शादी के बाद उनका नया वर्ल्ड फेम का चैप्टर खुल गया। वो वर्ल्ड फेमस हो चुके थे, लोग उन्हें ग्रेट साइंटिस्ट के तौर पर देखने लगे। 1915 में उन्होंने क्या किया, he had published his general theory of relativity which provided a new interpretation of gravity. उन्होंने अपना दूसरा जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को क्या किया, उन्होंने पब्लिश किया, जिसने एक नया नॉलेज दिया, किसको लेकर, ग्रेविटी को लेकर। An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. और क्या हुआ, उन्होंने, अब गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने 1915 में थ्योरी दिया था और 1919 में जो एक सोलर इक्लिप्स आया सन का, उन्होंने उसकी थ्योरी को, एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी को क्या किया, प्रूफ कर दिया कि वो करेक्ट है। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फॉर्म fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. The newspapers proclaimed his work as a scientific revolution. 4 साल पहले ही उन्होंने क्या किया था, अपना थ्योरी दे दिया था कि किस तरह जो स्टार्स, जो फिक्स्ड स्टार्स हैं जिनसे रोशनी आती है, किस तरह डिफ्लेक्ट होंगी सन के ग्रेविटेशनल फील्ड के थ्रू। और ये जब उन्होंने थ्योरी दिया था वो 4 साल पहले दिया था, और जब सोलर इक्लिप्स हुआ 1919 में हुआ। और ये थ्योरी क्या हुआ, उनको न्यूज़पेपर के थ्रू क्या गया, उन्हें बताया गया, उनके इस थ्योरी को क्या बोला गया, एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, क्रांति के रूप में देखा गया, साइंटिफिक क्रांति के रूप में देखा गया उनके काम को। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। आइंस्टाइन को क्या मिला, 1921 में नोबेल प्राइज़ मिला फिजिक्स के लिए। ही वाज शावर्ड विथ ऑनर्स, उनको सम्मान की बारिश हो रही थी, उनको सम्मान की बारिश हो रही थी, उनको इनविटेशन दिया जा रहा था पूरी दुनिया से। उनके पीछे प्रेस मीडिया पड़ी हुई थी उनकी इंटरव्यू लेने के लिए। When the Nazis came to power in Germany in 1933, जब नाजी पावर में आए 1933 में, और जर्मनी जो था नाजी के अंदर हो चुका था। और नाजी को अगर आप लोगों को समझना होगा तो आपको एडोल्फ हिटलर के बारे में तो आप जानते होंगे। और नाजी के वो ग्रेट फेमस रूलर थे एट द टाइम। आइंस्टाइन लेफ्ट जर्मनी एंड शिफ्टेड टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉर एवर। और उन्होंने क्या किया, जर्मनी छोड़ दिया और वो कहाँ चले गए, हमेशा के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चले गए। 5 years later, 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन अ अपरोर। क्या हुआ, 5 साल बाद द जर्मन डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। जर्मन्स ने क्या किया, ढूंढ लिया न्यूक्लियर फ्यूजन को, प्रोसेस कैसे क्या काम करता है, द प्रोसेस थ्रू विच न्यूक्लियर बॉम्ब और एटॉमिक बॉम्ब्स आर मेड। और ऐसा प्रोसेस जिसके कारण न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जाता है। दिस प्रोसेस वाज प्रिपेयर्ड इन बर्लिन। और ये प्रोसेस कहाँ प्रिपेयर किया गया, बर्लिन में। ड्यू टू दिस ऑल द फिजिसिस्ट इन अमेरिका वेयर अपसेट एज दे फियर्ड मिसयूज ऑफ द टेक्नोलॉजी। और अमेरिका में जितने भी अमेरिकन फिजिसिस्ट थे उनको डर लगने लगा कि इस जो नया टेक्नोलॉजी है इसका किस तरह गलत इस्तेमाल किया जाएगा। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम fascism just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. बहुत सारे साइंटिस्ट क्या किए थे, वो कहाँ चले गए थे, अमेरिका, डर के कारण कि उनका जो कॉन्सेप्ट है, कहीं ये गलत चीज़ के लिए यूज़ ना किया जाए, और कि नाजी इस टेक्निक का, इस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल ना करे। तो उनको अब डर लग रहा था क्योंकि उन्होंने
न्यूक्लियर बॉम्ब का प्रोसेस जान लिया था, किस तरह बनाया जाता है, और अब उन्हें डर लग रहा था कि कहीं वॉर के लिए, गलत इस्तेमाल के लिए कहीं एटॉमिक बॉम्ब का यूज़ ना किया जाए। और जब उन्हें पता लगा, साइंटिस्ट और आइंस्टीन को पता लगा कि जर्मन में इस प्रोसेस को ढूंढ लिया गया है, एटॉमिक बॉम्ब बनाने का प्रोसेस को, तो उनके एक कलीग, उनके एक साथी के अर्ज पे, रिक्वेस्ट करने पे आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा अमेरिका के प्रेसिडेंट, जो उस टाइम कौन थे, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट थे, ऑन 2 अगस्त 1939 को। और उन्होंने उस लेटर में बताया कि इस तरह का एक बॉम्ब क्या कर सकता है, एक पूरे, अगर किसी एक पोर्ट को गिराया जाए तो ऐसा हो सकता है कि उस पोर्ट के साथ साथ जितने भी सराउंडिंग कुछ टेरिटरी होंगे, इलाके होंगे, उनको पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट। और उनका जो बोला गया लेटर्स में जो उन्होंने कहा, ऐसा उस लेटर से कोई फ़र्क नहीं पड़ा प्रेसिडेंट को। द अमेरिकन्स डेवलप द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ऑन। और उन्होंने, अमेरिकन्स ने क्या किया, एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के तौर पर खुद से ही एटॉमिक बॉम्ब सीक्रेटली बनाया एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, अमेरिका ने क्या किया, 1945 में हिरोशिमा एंड नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब को गिराकर सिर्फ तबाही लाई। अमेरिका की इस हरकत के बाद, हिरोशिमा और नागासाकी के तबाही के बाद, बर्बादी के बाद, आइंस्टाइन अंदर तक हिल चुके थे। उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने फिर एक लेटर लिखा, पब्लिक मिसिव लिखा यूनाइटेड नेशंस को, अमेरिका के बीच में, लोगों के बीच में। और उन्होंने बोला कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होना चाहिए, एक संयुक्त राष्ट्र सरकार का फॉर्मेशन होना चाहिए। और जैसा कि उन्होंने रोजवेल्ट प्रेसिडेंट को लेटर लिखा था, जिसका प्रेसिडेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इस लेटर का भी कोई फ़र्क लोगों पर नहीं पड़ा। और अगले 10 साल तक, बट ओवर द नेक्स्ट डेकेड, अगले 10 साल तक वह जो थे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो चुके थे। और वो बस इतना ही चाहते थे, उनका एक ही एजेंडा था कि जितने भी आर्म्स डेवलपिंग चीज़ें हैं, जो बॉम्ब है, जो गन्स हैं, उनकी जो डेवलपमेंट है उसको बंद कर दिया जाए। और उनका एक ही एजेंडा रह गया था, वो था वर्ल्ड पीस एंड लोगों की आज़ादी, कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। वो बस इतना ही चाहते थे कि क्या वो अपना पॉपुलैरिटी का यूज़ कर रहे थे, किस चीज़ के लिए, बस दुनिया की शांति और लोगों की आज़ादी के लिए। When Einstein died in 1955 at the age of 76, जब आइंस्टाइन की मौत हुई 1955 में, जब उनकी उम्र 76 साल थी, he was celebrated, उनको एज अ विजनरी एंड एज अ वर्ल्ड सिटीजन माना गया, और उनको एक ग्रेट साइंटिफिक जीनियस माना गया। यहाँ पे विजनरी का मतलब होता है वो लोग जो अपना इंटेलिजेंस से सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। तो ये था आपका अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। सो गाइज, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम होगी, यू कैन आस्क बाय कमेंटिंग बिलो। एंड गाइज, जैसा कि आपको पता है, एट द एंड आपको कुछ सवालों के जवाब देने हैं इस लेसन के। सो क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 के आपको जवाब देने हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और रेस्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं आपको वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अगर कहीं प्रॉब्लम होगा, यू कैन आस्क मी। एंड तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्टे सेफ, स्टे होम, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।